स्वागत है दोस्तों डिवाइन सीड की एक और धमाकेदार वीडियो में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे ल्यू कोर फॉर्मेशन रेल्म को छूने ही वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर स्पिरिचुअल एनर्जी कम पड़ने की वजह से उसका पूरा कल्टीवेशन बिखरने की कगार पे आ गया। उधर नांगोंग और यून खड़े खड़े इस तमाशे पर हंसने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या ल्यू की बरसों की तपस्या यहीं खाक में मिल जाएगी, या फिर हमारा हीरो जियांग फान अपने उस रहस्यमय स्प्रिट रूट की ताकत से पूरी बाजी को एक ही झटके में पलट देगा? कल्टीवेशन की इस जंग में आज एक ऐसा राज खुलने वाला है जिसे सुनकर तुम्हारे भी तोते उड़ जाएंगे। अगर तुम भी जियांग फांग का असली स्वैग देखने के लिए बेताब हो तो वीडियो को अभी के अभी एक तगड़ा सा लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब करो और दिल थाम कर बैठ जाओ, क्योंकि आज का खेल बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। बरसों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद वह अपनी जिंदगी के सबसे बड़े मुकाम के बिल्कुल करीब आ पहुंची थी। बस एक ही अड़चन थी, माहौल में कल्टीवेशन की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कम पड़ रही थी। वह अपनी पूरी ताकत झोंककर आसपास से जितनी भी एनर्जी खींच रही थी, वह कोर फॉर्मेशन रेल्म का बैरियर तोड़ने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि इस लेवल को पार करने के लिए जितनी भारी एनर्जी की जरूरत थी वह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। जियांग फान ने इस खतरे को तुरंत भांप लिया। उसे समझ आ गया कि ल्यू का मेंटल मेथड इस भारी दबाव को झेलने के लायक नहीं है। तभी जियांग फांग ने आगे बढ़कर तसल्ली देते हुए कहा, घबराओ मत, अपना ध्यान मत भटकाओ, कल्टीवेशन जारी रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। चियांग फान ने अपनी हथेली सीधे उसके सिर पर टिका दी और उसके शरीर के भीतर छुपी अदृश्य स्पिरिट रूट ने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया। वह स्पिरिट रूट किसी विशालकाय पेड़ की तरफ फैली, जिसने पल भर में उस इलाके की स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी तरफ खींच लिया। देखते ही देखते वहां स्पिरिचुअल एनर्जी की डेंसिटी इतनी गाढ़ी हो गई कि पानी की बूंदों की तरह धुंध बनने लगी। एनर्जी का ऐसा समंदर सामने देखकर भले ही लियो का मेंटल मेथड थोड़ा कमजोर था, लेकिन अब उसका एक एक घूंट पहले से 10 गुना ज्यादा असर दिखा रहा था। नतीजा यह हुआ कि उसकी बिखरती हुई सांसें वापस लौट आईं और उसका खतरनाक ऑरा फिर से कायम हो गया। जो खेल पूरी तरह बिगड़ चुका था, जियांग फांग ने उसे एक झटके में पलट दिया। इस खौफनाक मंजर को अपनी आंखों से देखकर युन के होश उड़ गए। तभी युन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कितनी भयानक स्पिरिट रूट है इसकी। इसने अकेले दम पर पूरी वादियों की एनर्जी को यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। तभी नांगोंग ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए चिढ़कर कहा, यह चाहे जितना भी सुरमा बन जाए, क्या हमारे पैवेलियन मास्टर से भी ज्यादा ताकतवर हो सकता है? युन की बूढ़ी आंखों में दहशत साफ दिख रही थी। तभी युन ने अपना सिर हिलाते हुए धीरे से कहा, अगर सिर्फ कल्टीवेशन की ताकत की बात करें तो जियांग फान हमारे बॉस के सामने अभी कहीं नहीं टिकता, लेकिन जहां बात स्पिरिट रूट की आती है वहां गेम कुछ भी हो सकता है। तभी नांगोंग ने भड़कते हुए जोर से कहा, क्या? लेकिन हमारे बॉस के पास तो पूरे 9th ग्रेड की स्पिरिट रूट है। युन अपने दिल के भीतर उठते हुए खौफ को दबा नहीं पा रहा था। तभी युन ने मन ही मन बुदबुदाते हुए कहा, आखिर यह जियांग फान किस दुनिया का प्राणी है? वक्त बीतता गया और करीब आधा दिन गुजरने के बाद अचानक लियू के पेट के भीतर से एक हल्की सी गड़गड़ाहट गूंजी। यह इस बात का सीधा सबूत था कि उसका पुराना एनर्जी पूल टूटकर अब एक चमचमाते हुए इनर कोर में बदल चुका है। उसने झटके से अपनी आंखें खोली। उसकी खूबसूरत आंखों में एक ऐसी बेकाबू खुशी थी जिसे छुपाना नामुमकिन था। तभी लियू ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा, मेरा कोर बन गया! जियानफांग देखो, मैं इस लेवल को पार कर गई। वह इस कदर दीवानी हो गई कि उसने सीधे उछलकर जियांग फांग का हाथ पकड़ लिया। उसका उत्साह किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिलने जैसा था। वह अपनी आत्मा की गहराइयों से झूम रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि जियांग फान की नजरें उसकी तरफ देखने से कतरा रही हैं। कुछ तो गड़बड़ थी। उसने जैसे ही नीचे नजर दौड़ाई, वह पानी पानी हो गई। पसीने से तर होने की वजह से उसकी पर्पल कलर की ड्रेस उसके बदन से पूरी तरह चिपक गई थी, जिससे उसका परफेक्ट फिगर साफ साफ हाईलाइट हो रहा था। वह जोश में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने जियांग फान के हाथ को इस कदर जकड़ रखा था मानो वह सीधे उसके सीने से लग जाएगी। उसका चेहरा शर्म से एकदम रेड कलर का हो गया। उसने झटके से हाथ छोड़ा और मुंह फेर लिया। तभी लियू ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, क्यों? आज तक कभी किसी लड़की को नहीं देखा? भले ही वह ऊपर से चिढ़ रही थी, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक तगड़ा सा घमंड जाग उठा था कि मैं भी उस सु युएर से किसी मामले में कम नहीं हूं।
तभी जियांग फांग ने हिचकिचाते हुए माहौल को संभाला। तुम्हें इस नए कोर फॉर्मेशन लेवल की बहुत बहुत बधाई सीनियर सिस्टर। अब आने वाले कुछ दिनों तक तुम अकेले ही अभ्यास करो। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे आवाज दे देना। मार्शल सोल का एक सिक्का सिर्फ 3 दिन तक ही काम कर सकता था। उसके पास अभी भी 2.5 दिन का समय बचा हुआ था। अपने नए लेवल को पूरी तरह मजबूत करने के लिए यह वक्त काफी था। अगर किस्मत ने साथ दिया तो वह इस बार अर्थ लेवल की उस खतरनाक फिंगर टेक्निक को भी मुकम्मल कर लेगा। उसने बिना देर किए पास ही खड़ी एक प्राचीन मूर्ति को चुना। जैसे ही वह उसके सामने जाकर खड़ा हुआ, उस मूर्ति से एक हल्की रेड कलर की लाइट निकली और उसने जियांग फांग को अपने भीतर छुपा लिया। लिू ने चोरी छुपे उस तरफ देखा। भले ही अब जियांग फान उसे दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वह एकटक उसी रोशनी को निहारती रही। उसके गालों पर अब भी पिंक कलर छाया हुआ था। उसने अपने गले में लटक रहे उस गेल पर्ल को छुआ और उसके वजूद के भीतर एक अनजाना सा रोमांच करवट लेने लगा। 2 दिन का समय बीत चुका था। जियांग फांग ने एक के बाद एक दर्जनों मूर्तियों के चैलेंज को धूल चटा दी थी। हर एक मूर्ति की परछाई इतनी ज्यादा खूंखार थी कि अपनी जादुई पर्पल स्वॉर्ड का इस्तेमाल किए बिना जीत पाना उसके लिए लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन इस कड़ी ट्रेनिंग का फल भी मीठा रहा। फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 6वें लेवल पर उसका जो कल्टीवेशन था वह न सिर्फ पूरी तरह पक्का हो चुका था, बल्कि अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया था। अब बस थोड़े से और अभ्यास की जरूरत थी और वह सीधे 7वें लेवल का बैरियर तोड़ने के लिए तैयार था। बस एक ही मलाल था कि उसकी किस्मत ने इस बार साथ नहीं दिया और वह उस अर्थ लेवल की खतरनाक फिंगर टेक्निक को पूरा मुकम्मल नहीं कर पाया। थोड़ी देर अपनी सांसों को काबू करने के बाद वह लियू की प्रोग्रेस देखने के लिए उठा। उसने देखा कि लियू एक विशालकाय मूर्ति के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी और वह अनाड़ीपन से एक बिल्कुल अनजान कल्टीवेशन टेक्निक का अभ्यास करने की कोशिश कर रही थी। तभी जियांग फान ने तारीफ भरी नजरों से देखते हुए पूछा, सीनियर सिस्टर, क्या तुमने इस टेक्निक को पूरा कंप्लीट कर लिया? उसने अपनी नजरें ऊपर उठाई। मूर्ति के सामने रोशनी से बनी एक जादुई कल्टीवेशन टेक्निक तैर रही थी। तभी जियांग फान ने हैरान होते हुए मन ही मन कहा, हेवनली बैटल 9 फॉर्म्स, एक हाई प्रोफाउंड लेवल टेक्निक। ग्रीन क्लाउड सेक्ट के भीतर ऐसी हाई प्रोफाउंड लेवल टेक्निक्स को बेहद टॉप लेवल का सीक्रेट आर्ट माना जाता था। इसे पूरा का पूरा ढूंढ लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा जैकपॉट था। लेकिन लियू को इसके बारे में पता चलने में बहुत देर हो चुकी थी। उसने अभी अभी अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी और अब सिर्फ आधा दिन ही बचा था। इतने कम समय में इसके दूसरे फॉर्म को भी हासिल करना टेढ़ी खीर थी। बाकी के 7 फॉर्म्स तो बहुत दूर की बात थे। तभी लियू ने उत्साह और टेंशन के मिले जुले लहजे में कहा, यह वो टेक्निक है जिसने कभी एक नैंसेंट सोल एक्सपर्ट इस्तेमाल किया करते थे। इसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं है। यह तुम्हारी स्वॉर्ड हार्ट एनग्रेविंग से रत्ती भर भी कम नहीं है। अफसोस कि यह बरसों पहले खो चुकी थी और दुनिया में इसका सिर्फ पहला फॉर्म ही बचा था। मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी कि यह मूर्ति इसे इस तरह पूरा कंप्लीट कर देगी। वह तो बस अपनी किस्मत आजमाने आई थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका सामना सचमुच इस खोए हुए खजाने से हो जाएगा। यह सुनते ही जियांग फान दंग रह गया। एक ऐसी टेक्निक जिसे कभी नैंसेंट सोल लेवल का कोई महायोद्धा इस्तेमाल करता था। यह जानकर उसके दिल के भीतर भी खलबली मच गई। तभी जियांग फांग ने आगे कदम बढ़ाते हुए कहा, एक चांस मैं भी मारकर देखता हूं। जियांग फांग ने बिना वक्त गवाए उस टेक्निक की एक एक लाइन को बहुत बारीकी से पढ़ना शुरू कर दिया। तभी लियू ने उसे टोकते हुए कहा, तुमने तो इसका पहला फॉर्म भी नहीं सीखा है। इसे सीधे समझना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। लियू ने कम से कम इसके पहले टुकड़े का अभ्यास किया था और उसका बेस मजबूत था, इसलिए वह इसके दूसरे फॉर्म पर हाथ साफ करने की हिम्मत कर पा रही थी। जियांग फांग के पास तो कुछ भी नहीं था। आधा दिन इसके पहले फॉर्म को समझने के लिए भी काफी नहीं था। यहाँ दिमाग लगाना सिर्फ टाइम वेस्ट करना था। लेकिन जियांग फान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और सीधे ध्यान लगाकर बैठ गया। दूसरी तरफ नांगोंग ने लगातार कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार जीत की एक गूंजती हुई चीख मारी। तभी नांगोंग ने खुशी से झूमते हुए चिल्लाकर कहा, हा, आखिरकार मैंने इस टेक्निक को कंप्लीट कर ही लिया।
सामने खड़ी मूर्ति पर हेवनली रूइंड फिंगर नाम की टेक्निक पूरी तरह साफ हो चुकी थी, जिसे देखकर उसने जीत का अट्टहास लगाया। तभी नांगोंग ने गुस्से और स्वैग में दांत पीसते हुए कहा, हा हा हा, अब तू मेरे चंगुल से बचकर नहीं भाग पाएगा। एक बार मेरी यह ट्रेनिंग पूरी हो जाए, फिर मैं हर एक डिसाइपल से इसका मुकाबला कराऊंगी और तुझे ढूंढकर बाहर निकालूंगी। पर जैसे ही उसने उसे सीखने के लिए कदम बढ़ाया, उस टेक्निक की डिटेल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी नैंगोंग ने हकलाते हुए कहा, एक लोअर अर्थ लेवल टेक्निक? वाइस पेवेलियन मास्टर, क्या मैं यह सही देख रही हूं? तभी युन की आंखों में भी उस पावर को देखकर एक गजब की चमक आ गई। युन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ग्रीन क्लाउड सेक्ट के पास सचमुच अर्थ लेवल की फिंगर टेक्निक मौजूद है। उनके खुद के हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के भीतर भी अर्थ लेवल की टेक्निक्स मिलना बहुत बड़ी बात थी। बड़े बड़े कल्टीवेटर्स इसके लिए तरसते थे। पर सबसे बड़ी मुसीबत यह थी कि अब सिर्फ आधा दिन बचा था। उसके पास इसे मास्टर करने का टाइम ही नहीं था। तभी नांगोंग ने वक्त की कमी को भांपते हुए हड़बड़ी में कहा, वाइस पेवेलियन मास्टर, जल्दी से इसे समझने में मेरी मदद कीजिए। युन ने एक बेबस मुस्कान के साथ अपना सिर झटका। तभी युन ने लाचारी जताते हुए कहा, मेरे पीछे पड़ने से क्या होगा? किसी अर्थ लेवल की टेक्निक पर पकड़ बनाने में कम से कम 3 से 5 साल का वक्त रगड़ना पड़ता है। आधे दिन में इसे सीखना नामुमकिन है। मुझे डर है कि तुम उस रहस्यमयी बंदे को कभी नहीं ढूंढ पाओगी। नांगोंग ने हार न मानते हुए गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। तभी उसकी नजर जियांग फांग पर पड़ी, जो आंखें बंद किए कल्टीवेशन में डूबा हुआ था। नांगोंग ने चिढ़कर मुंह बनाते हुए कहा, वाइस पेवेलियन मास्टर, आपको जियांग फांग से कुछ सीखना चाहिए। देखो, उसने अब तक हार नहीं मानी है ना? युन का मुंह अजीब से स्टाइल में सिकुड़ गया। तभी युन ने झेपते हुए कहा, लो, अब तुम मुझे लेक्चर देने लगी। उसने जैसे ही नजरें उठाई, उसने देखा कि जियांग फांग एक हाई प्रोफाउंड लेवल टेक्निक को डिकोड करने की कोशिश कर रहा था। तभी युन ने अविश्वास से अपना सिर हिलाते हुए कहा, सब बेकार है। किसी भी टेक्निक का सबसे मुश्किल हिस्सा उसकी शुरुआत होती है। अगर उसने पहले लेवल का अभ्यास किया होता और उसका बेस तैयार होता, तो वह दूसरे लेवल पर दाव लगा सकता था। लेकिन उसने तो इसे कभी छुआ तक नहीं है। सिर्फ इसकी लाइनों को समझने में ही उसका पूरा दिन निकल जाएगा। पर अभी उसके मुंह से यह अल्फाज पूरी तरह निकले भी नहीं थे कि जियांग फान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। उसने अपने भीतर की स्पिरिचुअल पावर को जगाया और उसे अपने पूरे वजूद में एक अनोखे तरीके से दौड़ा दिया। उसके बाद उसने अपनी हथेली उठाई और सामने की हवा पर एक जोरदार प्रहार कर दिया। एक भयानक सन्नाटे को चीरती हुई कड़क आवाज गूंजी। चारों तरफ का माहौल घूम गया और हवा का एक खूंखार बवंडर उठ खड़ा हुआ। पहला फॉर्म पहली ही बार में पूरी तरह कामयाब हो चुका था। यह देखकर युन का चेहरा एकदम पथरा गया। तभी युन ने हक्के बक्के होते हुए बुदबुदाया, इसने इसने तो इसे कर दिखाया। नांगोंग के भी होश पूरी तरह फाख्ता हो चुके थे। तभी नांगोंग ने भौचक्के होकर मन ही मन कहा, किसी हाई प्रोफाउंड लेवल टेक्निक को मास्टर करना आखिर इस बंदे के लिए बच्चों का खेल कैसे हो सकता है? वह इस बात से कैसे अनजान हो सकती थी? वह तो बस जानबूझकर युन को उकसा रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जियांग फांग आधे दिन के भीतर इसके पहले फॉर्म को मास्टर कर लेगा। लेकिन यहाँ तो अभी एक अगरबत्ती भी पूरी तरह नहीं जली थी और जियांग फांग ने उसे पूरी तरह डिकोड कर दिया था। यह देखकर लियू के होश भी उड़ गए। तभी लियू ने हक्के बक्के होकर कहा, जियांग फान, तो तुम तो सचमुच। जियांग फान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप इसके दूसरे फॉर्म को समझने में डूब गया। कुछ ही देर बाद उसने अपनी आंखें खोली और हवा में एक जोरदार किक मारी। उसका पैर किसी लंबे कोड़े की तरह घूमा, जिसने पीछे एक लंबी परछाई छोड़ी, जिससे पूरी हवा कड़कड़ा उठी। यह देखकर युन और नांगोंग के मुंह खुले के खुले रह गए। तभी नांगोंग ने हैरान होकर पूछा, वाइस पेवेलियन मास्टर, जियान फांग का दिमाग आपकी तुलना में कैसा है? युन ने अपने चेहरे के सदमे को छुपाया और उसकी त्योरियां चढ़ गई। तभी युन ने शक जताते हुए कहा, क्या तुम सचमुच मानती हो कि कोई इतनी तेजी से एक हाई प्रोफाउंड लेवल टेक्निक को मास्टर कर सकता है? तभी नांगोंग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, आपका मतलब है कि उसने इस टेक्निक का अभ्यास पहले ही कर रखा था? युन ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका सीधा मतलब हाँ था। इसके बाद जियांग फान ने बिजली की रफ्तार से कल्टीवेशन शुरू कर दिया।
उसने अपने पूरे शरीर की ताकत को समेटा और एक खूंखार कोहनी सामने की तरफ दे मारी, जिससे हवा में एक भारी गूंज उठी। अगर यह वार किसी इंसान को लग जाता तो उसकी हड्डियां पानी की तरह टूट जाती। उसे समझ आ गया कि यह पूरी तरह से एक क्लोज कॉम्बैट टेक्निक है। इसके आखिरी फॉर्म को मास्टर करने के बाद जियांग फान हेवनली बैटल 9 फॉर्म्स के असली मकसद को भांप गया कि इसमें पूरे शरीर को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस क्लोज कॉम्बैट स्किल को असरदार बनाने के लिए एक बेहद मजबूत और तगड़ी बॉडी की जरूरत थी, वरना इसमें कोई खास दम नहीं रहता। लिू को अब भी पूरी लगन से इसके दूसरे फॉर्म को समझने की कोशिश करते देख वह खुद को रोक नहीं पाया। तभी जियांग फान ने उसे सलाह देते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, क्यों ना तुम कोई दूसरी टेक्निक चुन लो। यह मूव्स लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। जियांग फान को पूरी टेक्निक कंप्लीट करते देख लिू को भी यह एहसास हो गया कि नैनसेंट सोल मास्टर की यह विरासत उसके काम की नहीं है। लेकिन आखिरकार एक हाई प्रोफाउंड लेवल टेक्निक हाथ लगी है, वह इसे इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती थी। तभी यून ने एक सातिर मुस्कान के साथ कहा, छोटे दोस्त जियांग फान, क्या तुम इस अर्थ लेवल की टेक्निक को समझने में कोई दिलचस्पी रखोगे? उसे पूरा यकीन था कि जियांग फांग थोड़ी देर पहले कोई नया कल्टीवेशन नहीं कर रहा था, बल्कि वह पहले से सीखी हुई चीज का दिखावा कर रहा था। अपने इस शक को परखने का तरीका बहुत आसान था। बस जियांग फान को इस अर्थ लेवल की टेक्निक के सामने खड़ा कर दो। अगर वह इसका छोटा सा हिस्सा भी सीख लेता तो युन यह मान लेता कि जियांग फान का दिमाग उससे कहीं आगे है। तभी जियांग फान ने उत्सुकता दिखाते हुए कहा, अच्छा, ऐसी बात है। जियांग फान जैसे ही उत्सुक होकर आगे बढ़ा, वह चौंक गया। उसके सामने एक लोअर अर्थ लेवल की टेक्निक थी, जिसका नाम था हेवनली रूइंड फिंगर। जैसे ही उसने इसके भीतर की लाइनों को पढ़ा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। यह तो बिल्कुल वही फिंगर टेक्निक थी जिसे उसने मोक स्टोन वॉल से सीखा था। तभी नांगोंग ने गुस्से में पैर पटकते हुए कहा, जिस कमीने ने मुझे धोया था उसने बिल्कुल इसी फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अगर तुम इसे समझने में मेरी मदद कर दो और उस गुंडे को पकड़वा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। यह सुनते ही जियांग फान का पूरा शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। उसने मन ही मन सोचा, सिट यार, नांगोंग को पीटने वाला बंदा तो मैं ही था। कहीं सचमुच मैंने ही तो इस लड़की को मार मार कर भूत नहीं बना दिया था। जियांग फान के चेहरे के अजीब हाव भाव देखकर नांगोंग को शक होने लगा। तभी नांगोंग ने संदिग्ध नजरों से देखते हुए पूछा, क्या हुआ? क्या तुमने इस फिंगर टेक्निक को पहले कहीं देखा है? जियांग फांग ने तुरंत अपना सिर हिलाया। तभी जियांग फांग ने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं देखा। भला मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? उसमें इसे कबूल करने की हिम्मत कहाँ थी? उस दिन तो कोहरे और धुंध का फायदा उठाकर उसने इस लड़की को संभलने का मौका ही नहीं दिया था और वह अपनी पोजीशन चिल्ला चिल्ला कर खुद ही बता रही थी। इसी वजह से जियांग फान ने अपनी मूवमेंट टेक्निक के दम पर उसे एक के बाद एक कई कड़क पंच जड़ दिए थे। अगर आमने सामने की सीधी फाइट होती तो शायद खुद जियांग फांग का हुलिया बिगड़ जाता। नांगोंग को भी उस पर कोई बड़ा शक नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नजर में जियांग फांग एक बहुत ही सीधा साधा डिसाइपल था, कोई बेरहम गुंडा नहीं। तभी नांगोंग ने बेहद कम उम्मीद के साथ पूछा, तो क्या तुम इसे डिकोड कर सकते हो? अब सिर्फ 2 घंटे का समय बचा था और इतने कम वक्त में कोई भगवान भी इसे नहीं समझ सकता था। जियांग फांग ने अपनी नाक को छूते हुए गहरी सांस ली। तभी जियांग फांग ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, यह मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। किसी अर्थ लेवल कल्टीवेशन टेक्निक को समझना सचमुच एक बहुत बड़ा चैलेंज था। यहाँ तक कि उसे भी अपने ऊपर एक भारी प्रेशर महसूस हो रहा था। लेकिन असली बात यह थी कि वह इसके पहले फॉर्म को पहले से ही जानता था। अब उसे बस इसके दूसरे फॉर्म को मास्टर करना था, क्योंकि जैसे ही इसके तीसरे फॉर्म की लाइनें सामने आती, वह उसे बस अपने दिमाग में लॉक कर लेता और मार्शल सोल हॉल से बाहर निकलने के बाद कभी भी उसका अभ्यास कर सकता था। तभी यून ने चौंकते हुए जोर से कहा, छोटे दोस्त जियांग फान, क्या तुम सचमुच होश में हो ना? यह एक अर्थ लेवल की बेहद खतरनाक टेक्निक है। तभी जियांग फांग ने मूर्ति की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं बस एक कोशिश करके देखता हूँ। इसके बाद उसने मूर्ति के सामने बैठकर उसे डिकोड करने का नाटक शुरू कर दिया।
ठीक 1 घंटा बीतने के बाद उसने अपने भीतर की स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट किया और हवा में एक उंगली से सीधा निशाना साधा। एक सनसनाती हुई कड़क आवाज गूंजी और उस खूंखार फिंगर फोर्स ने पूरी हवा में चिंगारियां पैदा कर दी। वह वार सीधे सामने से चीरता हुआ गया और दूर मौजूद एक मोटी दीवार से टकराया, जिससे उस अपारदर्शी पत्थर में भी आर पार दिखने वाला एक गहरा छेद हो गया। यह देखकर युन के हलक से एक ठंडी आह निकली। तभी युन ने हक्के बक्के होकर कांपती आवाज में कहा, तुमने तो इसे सचमुच मास्टर कर लिया। अगर जियांग फान ने पहले से किसी हाई प्रोफाउंड लेवल की टेक्निक की ट्रेनिंग कर रखी थी, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता था कि उसने इस अर्थ लेवल टेक्निक का अभ्यास भी पहले से ही कर रखा हो। युन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और शक की नजरों से देखने लगी। तभी युन ने मन ही मन सोचते हुए कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इस टूटी हुई टेक्निक का अभ्यास पहले से ही कर रखा था। इसका सीधा मतलब था कि नांगोंग को मार मार कर भूत बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि यही बंदा था। जियांग फांग के सिर में एक अजीब सी झंझनाहट होने लगी और उसे लगा कि अब वह फंसने वाला है। तभी जियांग फांग ने बात को संभालते हुए हड़बड़ी में कहा, वाइस पेवेलियन मास्टर, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। इसके तुरंत बाद वह मूर्ति पर दिखने वाले दूसरे फॉर्म को याद करने में जुट गया। वक्त रेत की तरह फिसलता जा रहा था। समय को खत्म होते देख भी जब जियांग फांग के चेहरे पर इसे सीखने का कोई लक्षण नहीं दिखा, तो युन का शक और गहरा होने लगा। लेकिन जैसे ही समय खत्म होने का आखिरी घंटा गूंजा, जियांग फान ने झटके से अपनी आंखें खोल दी। अचानक चारों तरफ एक रहस्यमयी पर्पल एनर्जी फैल गई। उसने एक बार फिर हवा में उंगली से वार किया। उसकी इंडेक्स फिंगर से पर्पल कलर की एक बेहद चमकदार बीम बाहर निकली। यह वार इसके पहले फॉर्म से कम 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। अब अगर उसके सामने व्हाइट क्रिस्टल बीस्ट जैसा कोई खूंखार बीस्ट किंग भी आता, तो वह भी पूरे भरोसे के साथ इस एक फिंगर वॉर से उसके शरीर के परखच्चे उड़ा सकता था। यह देखकर जियांग फांग के चेहरे पर एक तगड़ी खुशी तैर गई। लेकिन युन की तो जैसे सांसें ही थम गईं। तभी युन ने हांफते हुए टूटे शब्दों में कहा, छोटे दोस्त जियांग फांग, तुम तुम तो। वह इस कदर हैरान था कि उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। सिर्फ 1.5 घंटे के भीतर किसी अर्थ लेवल टेक्निक के एक पूरे फॉर्म को डिकोड कर लेना कोई मामूली बात नहीं थी। किसी आम कल्टीवेटर को इस लेवल तक पहुंचने में कम से कम 1.5 साल का वक्त रगड़ना पड़ता। अगर उसने अपनी आंखों से यह लाइव नजारा न देखा होता, तो कोई जान से मार देने की धमकी भी देता, तब भी वह इस बात पर यकीन नहीं करता। नांगोंग के भी होश उड़े हुए थे। तभी नांगोंग ने धीरे से फुसफुसाते हुए पूछा, वाइस पेवेलियन मास्टर, क्या इसका दिमाग सचमुच इतना तेज है? युन की आंखों में खौफ और अचंभा साफ झलक रहा था। तभी युन ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, इसका दिमाग सिर्फ तेज नहीं है, यह तो कोई खूंखार मॉन्स्टर है। तभी युन ने रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस करते हुए मन ही मन कहा, आखिर ग्रीन क्लाउड सेक्ट अपने भीतर कैसा खूंखार मॉन्स्टर छुपाकर बैठा है। हर कोई हमेशा यही समझता था कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट सबसे कमजोर और फुस है, लेकिन अब समझ आ रहा था कि वे लोग तो बस दुनिया की नजरों से अपनी असली पावर को छुपाकर खेल रहे थे। तभी अचानक हॉल का बड़ा घंटा गूंजा, जो इस बात का सीधा इशारा था कि सोल मास्टर कॉइन का टाइम अब पूरी तरह खत्म हो चुका है। जियांग फान ने बिना पलक झपकाए झटके से उस मूर्ति की तरफ देखा। बिल्कुल सही टाइम पर उस हेवेनली रूइंड फिंगर का आखिरी फॉर्म स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। उसने एक ही नजर में उस पूरे कंटेंट को अपने दिमाग के भीतर हमेशा के लिए लॉक कर लिया। इसके बाद ही वह पूरी तसल्ली के साथ उस मार्शल सोल हॉल से बाहर निकला। युन का दिल इस तगड़े सदमे से अब तक संभल नहीं पाया था। उसे लगा कि जियांग फान के इस खौफनाक टैलेंट के बारे में पेवेलियन मास्टर को तुरंत रिपोर्ट करना बेहद जरूरी है। तभी युन ने अपना चेहरा गंभीर करते हुए कहा, नांगोंग, हम लोग बहुत दिनों से बाहर हैं, अब हमें तुरंत वापस चलना चाहिए। नांगोंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए चिढ़कर कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अभी तक उस कमीने गुंडे को ढूंढकर साफ नहीं किया है। तभी युन ने कड़े लहजे में डांटते हुए कहा, अब और बकवास बंद करो। नांगोंग अंदर से बुरी तरह जल भुन गई थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। तभी नांगोंग ने पैर पटकते हुए कहा, ठीक है, पर मैं लियू के साथ एक बार मुकाबला किए बिना यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगी।
इस पूरे सफर का उसका सबसे बड़ा मकसद लियू को धूल चटाकर अपनी पिछली हार का बदला पूरा करना था। युन ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। तभी युन ने कहा, जो करना है जल्दी निपटाओ, अब और देरी बर्दाश्त नहीं होगी। नांगोंग ने तुरंत लियू की तरफ देखा। उसकी आंखों में फाइट करने का जुनून साफ दिख रहा था। तभी नांगोंग ने चैलेंज करते हुए जोर से कहा, क्या मुझसे मुकाबला करने का दम है तुझमें? लियू पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर उससे बच रही थी, क्योंकि अब जब बात सिर पर आ चुकी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था, तो उसने भी अपना एटीट्यूड दिखाया। तभी लियू ने अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर उठाते हुए ताना मारा, जो मुझसे पहले ही हार चुकी है, वो आज इतनी ऊंची आवाज में चिल्ला रही है। यह सुनते ही नांगोंग गुस्से से लाल हो गई। तभी नांगोंग ने चिल्लाते हुए कहा, हारने वाली तू होगी। पिछला मुकाबला साफ साफ एक ड्रॉ था। तभी लियू ने एक तीखी मुस्कान के साथ कहा, हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन के टॉप क्लास रिसोर्सेज का मजा लेने के बाद भी अगर तुम मुझसे सिर्फ बराबरी कर पाई, तो यह हारने से अलग कैसे हुआ? यह सुनते ही नांगोंग का सीना गुस्से से ऊपर नीचे होने लगा और उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। यह बात उसके आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा धब्बा थी। उस महान पेवेलियन की सबसे लाडली और टैलेंटेड बेटी एक छोटे से सेक्ट की डिसाइपल के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। अगर यह बहुत बड़ी बेइज्जती नहीं थी, तो फिर क्या था? तभी नांगोंग ने गुस्से में पागल होते हुए चिल्लाकर कहा, फाइट! चलो अभी के अभी फैसला करते हैं। वह तुरंत अपना बदला चुकाने के लिए बेताब थी। लियू थोड़ा हिचकिचाई। उसने अभी अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के लेवल को पार किया था और उसकी कल्टीवेशन टेक्निक शायद विरोधी के सामने उतनी तगड़ी नहीं थी। एक असली फाइट में उसके जीतने के चांस बहुत कम थे। तभी जियांग फांग ने सही मौके पर बीच में आते हुए याद दिलाया, मिस नांगोंग, हम दोनों ने अभी अभी कोर फॉर्मेशन लेवल का ब्रेक थ्रू किया है और हमारा कल्टीवेशन रेल्म अभी पूरी तरह स्टेबल नहीं है। तभी जियांग फान ने माहौल को भांपते हुए बात को आगे बढ़ाया, अगर तुम इस हालत में जीत भी गई, तो यह जीत पूरी तरह से अनफेयर मानी जाएगी। क्यों ना आधे दिन का रेस्ट कर लिया जाए? रेस्ट करना तो बस एक बहाना था। असल में वह इस मिले समय के भीतर लियू को एक कड़क कल्टीवेशन टेक्निक सिखाना चाहता था, ताकि उसके जीतने के चांस काफी बढ़ जाएं। युनजियांग फान के इस इरादे को तुरंत ताड़ गया और उसने एक ठहाका लगाया और मजे लेते हुए बोला, छोटे दोस्त जियांग फान, क्या तुम्हारा इरादा सिर्फ इस आधे दिन के भीतर उसे एक पूरी कल्टीवेशन टेक्निक सिखाने का है? किसी भी टेक्निक को सिखाना आखिरकार खुद के दिमाग और समझ पर ही डिपेंड करता है। भले ही कोई कितना भी बड़ा उस्ताद क्यों ना हो, सामने वाले का बेस भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। हाँ, यह तब मुमकिन है जब सिखाने वाले बंदे की खुद उस टेक्निक पर बेहद गहरी पकड़ हो। जैसे जब वह अपने डिसाइपल्स को सिखाता था, तो उसके बरसों के कल्टीवेशन के तजुर्बे की वजह से उसके डिसाइपल्स मूव्स को जल्दी कैच कर लेते थे। पर वह तो बस एक लोअर प्रोफाउंड लेवल टेक्निक थी, जिसे उसने अपनी आधी जिंदगी देकर पूरी तरह मास्टर किया था। लेकिन जियांग फान ने खुद इस हेवेनली रूइंड फिंगर को कितनी देर समझा था? शायद उसके कई हिस्से वह खुद भी पूरी तरह से नहीं समझ पाया होगा। ऐसे में किसी और को गाइड करना लोहे के चने चबाने जैसा था। जियांग फान ने उसकी बात को काटा नहीं और सीधे लहजे में कहा, बस एक कोशिश करके देखते हैं। भले ही उसने अभी तक इसके सिर्फ 2 फॉर्म्स ही सीखे थे, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि उसने उसकी रग रग को पहचान लिया है। अगर लियू का दिमाग बहुत ज्यादा पैदल नहीं हुआ, तो इसके पहले फॉर्म को मास्टर करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल होने वाला था। तभी वांग ने मुस्कुराते हुए बात को आगे बढ़ाया, ठीक है, आधा दिन ही सही, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है। क्यों नांगोंग, क्या कहती हो? नांगोंग ने सीने पर अपने दोनों हाथ बांधे और पूरे एटीट्यूड में कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आधे दिन की क्या बात करते हो? अगर उसे आधा साल भी दे दिया जाए, तब भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जियांग फान ने हामी में अपना सिर हिलाया और लियू को लेकर पास के ही एक प्राइवेट सीक्रेट रूम में चला गया, जहां डिसाइपल्स अक्सर अपनी ट्रेनिंग का अभ्यास करते थे। तभी जियांग फान ने दरवाजा बंद करते हुए कहा, सीनियर सिस्टर,
वक्त बहुत कम है। अगर तुम अपना पूरा फोकस यहाँ लगाओगी तो काम आसान हो जाएगा। तभी लियू ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, क्या मैं यह कर पाऊंगी? मेरा दिमाग तुम्हारे जितना तेज नहीं है। तुम अगर इसे साफ साफ समझा भी दोगे तब भी शायद मैं इसे कैच न कर पाऊं। जियांग फान ने फालतू की बहस में वक्त खराब नहीं किया और बहुत ही सब्र के साथ उसके पहले फॉर्म की बारीकियों को समझाना शुरू कर दिया। शुरुआत में तो लियू के मन में थोड़ा डर था कि वह इसे नहीं सीख पाएगी, लेकिन जैसे जैसे वह सुनती गई उसे जियांग फान का तरीका बेहद आसान और क्रिस्टल क्लियर लगने लगा। बिना जाने वह पूरी तरह से उसकी बातों में खो चुकी थी। तभी जियांग फान ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, ठीक है, अब इस पावर को अपने भीतर पूरी तरह उतारो और फिर से ट्राई करो। तभी लियू ने हक्के बक्के होते हुए पूछा, क्या पहला फॉर्म खत्म भी हो गया? बहुत जल्दी यार। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उसे एक भी ऐसी लाइन नहीं मिली जो उसके ऊपर से गई हो। जियांग फान किसी महान मास्टर की तरह उसे गाइड कर रहा था, जिससे उसके दिमाग के बंद कपाट एक झटके में खुल गए थे। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और जियांग फान के दिए ज्ञान को अपने वजूद में समेटने लगी। ठीक 1 घंटा बीतने के बाद उसने इस टेक्निक को खुद से एक्टिवेट करने की कोशिश की, लेकिन कहना आसान है और करना बहुत मुश्किल। वह एक के बाद एक कई बार फेल हो गई। वक्त को हाथ से निकलता देख जियांग फांग के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने कुछ पल हिचकिचाने के बाद एक बड़ा फैसला लिया। तभी जियान फान ने सीधे उसके करीब आते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो मैं तुम्हें सीधे हाथ पकड़कर यह मूव सिखा सकता हूँ। लियू ने झेंपते हुए शर्मा कर कहा, हाथ पकड़कर? उसे अंदर से थोड़ी शर्म महसूस हो रही थी और उसका मन हुआ कि वह मना कर दे, लेकिन बाहर होने वाली खूंखार फाइट का ख्याल आते ही उसने बिना कोई नखरा दिखाए तुरंत अपना सिर हिला दिया। जियांग फान चुपचाप उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपना एक हाथ सीधा उसके पेट के निचले हिस्से यानी डेंटियन पर टिकाया और दूसरे हाथ से उसकी मखमली हाथ को थाम लिया। तभी जियांग फान ने उसकी पीठ के पीछे से फुसफुसाते हुए कहा, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी के फ्लो और उसके पैटर्न को बहुत ध्यान से महसूस करने की कोशिश करो। उसने अपनी एनर्जी की एक बेहद पतली धार उसके पेट के भीतर उतारी, जो सीधे उसकी मेरेडियंस के रास्ते दौड़ने लगी। उसी पल उसका हाथ पकड़े पकड़े उसने हवा में कुछ बेहद जटिल और जादुई आकृतियां बनानी शुरू कर दी। लियू का पूरा चेहरा शर्म से टमाटर की तरह रेड कलर का हो गया। इस वक्त वह पूरी तरह से जियांग फांग की बाहों के घेरे में थी, जिससे उसके दिल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से भागने लगी और उसका पूरा बदन एकदम सुन्न पड़ गया। इसी बीच बाहर इस आने वाली खूंखार फाइट की खबर जंगल की आग की तरह चारों तरफ फैल चुकी थी। अलग अलग चोटियों से डिसाइपल्स और कई बड़े बड़े एल्डर्स तमाशा देखने के लिए दौड़े चले आ रहे थे। आखिर दोनों ही 9 सेक्ट की सबसे मशहूर और टैलेंटेड बेटियां थीं। उनकी यह टक्कर बरसों में कभी एक बार देखने को मिलती थी। तभी लियू के पिता वांग भी अपने सबसे खास बंदे चेन के साथ वहां पहुंच गए। लियू को सीक्रेट रूम में भीतर कल्टीवेशन करता जान चेन ने थोड़ी चिंता जताते हुए कहा, सीनियर सिस्टर इस वक्त घड़ी की सुइयों के साथ रेस लगा रही होंगी, है ना? मैं अंदर जाकर उसकी थोड़ी मदद कर देता हूँ। उसने चेहरे पर एक हौसला बढ़ाने वाली मुस्कान लाई और सीक्रेट रूम के भारी गेट को एक झटके में धक्का दे दिया। तभी चेन ने जोश में चिल्लाते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, आपका सीनियर ब्रदर आपकी मदद के लिए हाजिर है। पर उसकी आवाज वहीं के वहीं हलक में अटक कर रह गई। वह दरवाजे पर ही किसी बेजान मूर्ति की तरह एकदम सन्न खड़ा रह गया। उसका पूरा शरीर जैसे जम चुका था। यह देख वांग की भौहें थोड़ी सिकुड़ गई। तभी वांग ने गुस्से में डांटते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम वहां इस तरह क्यों रुक गए? आखिर चेन ने अंदर ऐसा क्या देख लिया था जो उसके होश उड़ गए थे? वांग ने गहरे अचंभा के साथ आगे कदम बढ़ाया और जैसे ही भीतर झांका, वह भी अपनी जगह पर पूरी तरह से दंग रह गया। उसकी लाडली बेटी, जिसे इस वक्त बाहर की फाइट के लिए जी जान से ट्रेनिंग करनी चाहिए थी,
वह उस बंद कमरे के भीतर जियांग फान के सीने से लगकर उसे पूरी तरह से गले लगाए बैठी थी। तभी वांग ने अपना आपा खोते हुए गुस्से में चिल्लाकर कहा, लियू, तुम दोनों यहाँ क्या गुल खिला रहे हो? जियांग फांग के गाइडेंस में लियू को अभी अभी अपनी कल्टीवेशन का असली फ्लो महसूस होना शुरू ही हुआ था कि वह अचानक अपने गहरे ध्यान से बाहर आ गई। अपनी कल्टीवेशन के बीच में इस तरह रुकावट पड़ने की वजह से उसका मूड बुरी तरह उखड़ गया। उसने झटके से पलटकर तीखे लहजे में कहा, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा कि मैं यहाँ कल्टीवेशन कर रही हूँ? तभी वांग गुस्से से इस कदर पागल हो गया कि उसने हवा में हाथ नचाते हुए उंगली से इशारा किया, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चेन का चेहरा गुस्से से एकदम काला पड़ चुका था। तभी चेन ने कड़े लहजे में कहा, सीनियर सिस्टर, अगर तुम्हें सचमुच ट्रेनिंग ही करनी है तो मैं तुम्हारे साथ रुकने के लिए तैयार हूँ। जियांग फान, तुम अब यहाँ से तुरंत दफा हो सकते हो। इस बार लियू को अच्छे से समझ में आ गया कि ये दोनों क्या बकवास अंदाजा लगा रहे थे। वह शर्म और गुस्से से एकदम लाल हो गई। तभी लियू ने उन दोनों पर भड़कते हुए जोर से कहा, तुम सब के सब अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलो। एक जोरदार धमाके के साथ उसने उनके मुंह पर गेट बंद कर दिया और बिना कोई वक्त गवाए वापस उस अर्थ लेवल की फिंगर टेक्निक को मास्टर करने में जुट गई। बाहर खड़े चेन का हुलिया बेहद खराब हो चुका था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह किस मामले में जियांग फान से कम था। क्या सिर्फ इसलिए कि जियांग फान ने उसे वह अनमोल गेल पर्ल दिया था? वह उस पर इस कदर लट्टू हो रही थी। तभी वांग ने भी गुस्से में आग बबूला होते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता था कि मेरी पीक की डिसाइपल की बाहर एक बड़ी फाइट होने वाली है, फिर भी तुमने उसकी कल्टीवेशन में खलल डाला। अगर वह यह मैच हार गई तो मैं तुमसे इसकी पूरी कीमत वसूल करूंगा। जब उन दोनों का मूड पूरी तरह खराब हो चुका था, तभी वाइस पवेलियन मास्टर युन हाथ में अपनी जादुई छड़ी लिए शान से उस तरफ बढ़े। वांग ने तुरंत अपने गुस्से को काबू में किया और बेहद अदब के साथ झुककर उन्हें सलाम किया। तभी वांग ने बहुत ही सम्मान के साथ कहा, प्रणाम वाइस पवेलियन मास्टर युन। इन वाइस पेवेलियन मास्टर युन की कल्टीवेशन पावर का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन था और उनका रुतबा भी वांग के पद से कहीं ऊपर था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि युन कभी भी ग्रीन क्लाउड सेक्ट को घास नहीं डालते थे। जब से वह यहाँ आए थे, उन्होंने कभी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। पर इस वक्त युन के चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कान तैर रही थी। तभी युन ने मुस्कुराते हुए कहा, सेक्ट मास्टर वांग, छुपा रुस्तम खेल खेलने में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं। अगर मैं खुद चलकर इस ग्रीन क्लाउड सेक्ट में ना आता तो तुमने तो मुझे पूरी तरह अंधेरे में ही रखा था। वांग के दिमाग में एक साथ कई सवालिया निशान खड़े हो गए। वह बेहद सावधानी से अपनी नकली मुस्कान बनाए रहा। तभी वांग ने चापलूसी भरे लहजे में पूछा, मैं भला आपको कैसे धोखा दे सकता हूँ वाइस पेविलियन मास्टर युन? आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? युन एक जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसकी तरफ उंगली उठाई। तभी युन ने मजे लेते हुए कहा, देखो, अब भी अपनी पावर छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे सेक्ट के उस एल्डर के जलवे में अपनी आंखों से देख चुका हूँ। वह सचमुच एक बेमिसाल और खूंखार कल्टीवेटर है। मैं खुद उसके सामने अपनी हार कबूल करता हूँ। यह सुनते ही वांग के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक बेमिसाल कल्टीवेटर? खुद युन उनके सामने हार मान रहा है? यह कैसा मजाक था? ग्रीन क्लाउड सेक्ट के भीतर भला ऐसा कौन सा सुरमा एल्डर आ गया जिसके बारे में उसे खुद पता नहीं था? तभी वांग ने बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, वाइस पेविलियन मास्टर युन, कृपया मेरा मजाक उड़ाना बंद कीजिए। युन ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। तभी युन ने जाते जाते कहा, मैं खुद इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ तो फिर सेक्ट मास्टर को अब पर्दा गिरा देना चाहिए। जिस सेक्ट के पास ऐसा खूंखार एल्डर मौजूद हो, उसका फ्यूचर आसमान छूने वाला है। इतना कहकर वह वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन वांग को एक बेहद गहरे सोच के समंदर में छोड़ गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि आखिर हमारे ग्रीन क्लाउड सेक्ट के भीतर ऐसा कौन सा छुपा हुआ एल्डर आ गया। लेकिन यून जैसा बड़ा कल्टीवेटर बिना किसी ठोस वजह के ऐसी बात कभी नहीं बोलेगा। अचानक वह अपनी जगह पर बिल्कुल जम गया और उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। तभी वांग ने
खौफ में आते हुए मन ही मन कहा, कहीं वह ग्रेट एल्डर के बारे में तो बात नहीं कर रहे थे। पूरे सेक्ट के भीतर सबसे ताकतवर एल्डर तो बिना किसी शक के वही हैं। यह ख्याल आते ही वांग का दिल बैठ गया। ग्रेट एल्डर को यून की तरफ से इतना बड़ा भाव मिलते देख उसे अपनी कुर्सी पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराता हुआ महसूस हुआ, क्योंकि इस पूरे इलाके के सेक्ट मास्टर की गद्दी का फैसला खुद हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के हाथ में होता था। अगर यून ने पवेलियन मास्टर के सामने ग्रेट एल्डर की तारीफ में दो शब्द भी बोल दिए तो उसका पत्ता साफ होना तय था। सिर्फ इस बात का अंदाजा लगाते ही वांग के पूरे शरीर में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। ठीक इसी नाजुक मौके पर बाहर होने वाले हंगामे की खबर पाकर ग्रेट एल्डर भी पूरे स्वैग के साथ वहां पहुंच गए। सेक्ट मास्टर की मुख्य डिसाइपल हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की नंबर 1 टैलेंटेड लड़की से भिड़ने जा रही थी। ऐसे में तमाशा खड़ा करने का यह बड़ा मौका ग्रेट एल्डर भला कैसे छोड़ सकते थे। तभी ग्रेट एल्डर ने आते ही तंज कसते हुए कहा, सेक्ट मास्टर, आपकी मुख्य डिसाइपल का टैलेंट तो वाकई कमाल का है, जिसने बहुत पहले ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 9th लेयर को पार कर लिया था। वही तो हमारे ग्रीन क्लाउड सेक्ट की असली रीढ़ की हड्डी है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार जीत उसी के कदमों में होगी। उन्होंने बहुत ही सधे हुए अंदाज में अपनी कड़वी जुबान का तीर चलाया था। वांग का चेहरा गुस्से से एकदम तमतमाया हुआ था। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना पलक झपकाए उन्हें एकटक घूरता रहा। ग्रेट एल्डर के पीछे खड़े तांग का बदन भी उस कातिलाना प्रेशर को देखकर कांपने लगा था। तभी तांग ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, मास्टर, आज सेक्ट मास्टर का मूड कुछ ज्यादा ही खतरनाक लग रहा है। अतीत में जब भी कोई सेक्ट मास्टर पीक के डिसाइपल्स की बेइज्जती करने की कोशिश करता था तो वांग तुरंत पलटवार करता था, लेकिन आज का नजारा बिल्कुल अलग था। वह पूरी तरह खामोश था और उनकी आंखों में खूंखार चमक सामने वाले के होश उड़ाने के लिए काफी थी। ग्रेट एल्डर को भी यह पूरा मामला थोड़ा अजीब लगा। क्या यह बंदा वाकई गुस्से में है? अपनी डिसाइपल की हार का मजाक उड़ाने पर इतना भड़कने की क्या जरूरत थी? क्या इसे सचमुच इस आने वाले मुकाबले से कोई उम्मीद है? सच बात तो यह थी कि वह खुद सेक्ट मास्टर पीक का मजाक उड़ाना चाहते थे। वे वांग को पूरी तरह नीचा देखना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा कर नहीं पा रहे थे क्योंकि इस मुकाबले में ल्यू का हारना बिल्कुल नॉर्मल था। आखिर उसका मुकाबला हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की नंबर 1 टैलेंटेड लड़की से था। उसके सामने घुटने टेकने में कोई शर्म की बात नहीं थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वांग इस पर इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रहा था। तभी ग्रेट एल्डर ने अपने डिसाइपल की तरफ रुख करते हुए धीरे से कहा, छोड़ो उसे, ध्यान मत दो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि तुम लियू की टेक्निक को बहुत बारीकी से देख सको। तुम फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेलम के 9th लेवल के बिल्कुल करीब हो। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे धूल चटाकर सेक्ट मास्टर पीक का दबदबा पूरी तरह खत्म कर दो, और जीत हासिल करने के लिए तुम्हें उसके हर एक दाव पेच का पता होना चाहिए, तभी मैदान मार पाओगे। ल्यू बहुत कम अपने मूव्स दिखाती है। आज यह मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए। तभी तांग ने पूरी गंभीरता से अपना सिर हिलाते हुए कहा, मास्टर, आपकी बात बिल्कुल 16 आने सच है। हम दोनों ही हाई लेवल प्रोफाउंड टेक्निक्स का यूज करते हैं। अगर मैं उसकी चालों को पहले ही ताड़ लूं तो मेरे जीतने के चांस 2 पॉइंट और बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मार्शल सोल हॉल के सामने डिसाइपल्स की भीड़ इस कदर बढ़ती गई कि तिल रखने की भी जगह नहीं बची। इधर सीक्रेट रूम के भीतर जियांग फान के पूरे आधे दिन तक हाथ पकड़कर सिखाने के बाद आखिरकार ल्यू उस हेवनली रूइंड फिंगर के पहले मूव को पूरी तरह स्मूथ तरीके से एक्टिव करने के काबिल हो चुकी थी। सामने की हवा में उठे उस खूंखार प्रेशर को महसूस करते हुए उसने तेज हवा से बिखरे अपने बालों को पीछे धकेला, जिससे उसका बेहद हसीन और उत्साह से भरा चेहरा सामने आ गया। तभी लियू ने खुशी से झूमते हुए कहा, क्या यह सचमुच एक अर्थ लेवल की टेक्निक है? जियांग फान, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुमने मुझे वाकई इतनी बड़ी पावर सिखा दी। उसका रोमांच 7वें आसमान पर था। जियांग फान उस वक्त लियू के बदन की महक के घेरे में था, जिससे उसका ध्यान थोड़ा भटकने लगा। माहौल को ज्यादा रोमांटिक होने से बचाने के लिए उसने तुरंत बात को पलटा। तभी जियांग फांग ने झेपते हुए कहा, मुकाबले का टाइम हो चुका है, हमें अब बाहर चलना चाहिए।
लियू ने हामी भरी और उसकी आंखों में फाइट करने का एक खूंखार जुनून जाग उठा। तभी लियू ने मन ही मन दांत पीसते हुए कहा, नांगोंग, इस बार तो मैं तुम्हें सबके सामने रुलाकर ही दम लूंगी। जैसे ही वो दोनों उस सीक्रेट रूम से बाहर निकले, वहां इकट्ठा भीड़ के भीतर एक जबरदस्त शोर गूंज उठा। तभी एक डिसाइपल ने जोश में कहा, मैं तो दिल से चाहता हूं कि सीनियर सिस्टर लियू ही यह बाजी मारे। तभी दूसरे डिसाइपल ने उसे टोकते हुए कहा, अबे छोड़ो यार, क्या इस फाइट का रिजल्ट देखना कोई बड़ी बात है? नतीजा तो पहले से ही तय है। असली मजा तो दो हुस्न की परियों की इस जबरदस्त टक्कर को देखने में है। इस ऐतिहासिक जंग को अपनी आंखों से लाइव देखना ही हमारे लिए इतनी बड़ी बात है कि हम सालों तक इसके किस्से सुना सकते हैं। लियू को आखिरकार सामने आते देख नैंगोंग से और सब्र नहीं हुआ। वह अपनी खूबसूरत चेहरे पर बदले की आग लिए तुरंत आगे बढ़ी। तभी नांगोंग ने पुरानी बेइज्जती का बदला लेने के इरादे से चीखते हुए कहा, लियू, इस बार मैं तुम्हें हार का वो कड़वा घूंट पिलाऊंगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगी। लियू ने बिना किसी डर के उसकी चुनौती को कबूल किया। उसकी आंखों में एक हल्की सी शरारती मुस्कान तैर गई। तभी लियू ने बिना डरे पलटवार करते हुए कहा, क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि जीत तुम्हारी ही होगी? सामने बैठे वाइस पेवेलियन मास्टर युन ने जब यह नजारा देखा तो उनके चेहरे पर अचंभा साफ दिख रहा था। सिर्फ आधे दिन की ट्रेनिंग के बाद लियू के भीतर एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस दिख रहा था। क्या उसने सचमुच उस हेवेनली रूइंड फिंगर पर पकड़ बना ली थी? अगले ही पल उन्होंने इस बात को बकवास मानकर अपना सिर झटका। बात फिर वहीं आकर टिकती थी कि जब खुद जियांग फान ने इसे पूरा मास्टर नहीं किया था, तो वह किसी और को कैसे सिखा सकता था? इस जंग का नतीजा पहले से ही साफ था। उन्होंने अपनी चाय का प्याला उठाया और अपना गला तर किया और इशारा दिया। तभी युन ने कड़े लहजे में कहा, नांगोंग, इस खेल को ज्यादा लंबा मत खींचो, तुरंत खत्म करो। दोनों के कल्टीवेशन के बीच एक बहुत बड़ा फासला था। बस कुछ ही मूव्स इस बात का फैसला करने के लिए काफी थे। नांगोंग ने आदेश पाकर अपना सिर हिलाया। अचानक उसकी स्पिरिचुअल पावर किसी समंदर की लहरों की तरह उफान मारने लगी, जिससे उसके आसपास की हवा का पूरा सर्कुलेशन ही बदल गया। उसके कदमों के नीचे से धूल का एक बवंडर उठने लगा। यह देखकर ग्रीन क्लाउड सेक्ट के डिसाइपल के दिलों में खौफ बैठ गया। तभी एक डिसाइपल ने घबराते हुए कहा, कोर फॉर्मेशन रेल्म। सचमुच यकीन करना मुश्किल है कि इसने पिछले साल ही हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन को ज्वाइन किया था। पवेलियन की नंबर 1 टैलेंटेड डिसाइपल का यह रुतबा यूं ही नहीं था। ताकत के मामले में भले ही वह पवेलियन में टॉप पर ना हो, लेकिन जहां बात पोटेंशियल की आती थी, वहां उसका मुकाबला करने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था। नांगोंग ने अपने फाइटिंग पोजीशन ली, अपनी कल्टीवेशन टेक्निक को एक्टिव किया और लियू को ललकारा। तभी नांगोंग ने एटीट्यूड में चिल्लाकर कहा, लियू, आगे बढ़ो और अपना पहला वार करो। वहां मौजूद हर एक शख्स की नजरें लियू पर टिक गई। भले ही किसी को उससे कोई बड़ी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ग्रीन क्लाउड सेक्ट की नंबर 1 ब्यूटी को इस तरह करीब से एक्शन मोड में देखना ही हर किसी के लिए एक विजुअल ट्रीट थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे पर टूटने के लिए तैयार हुई, जियांग फान ने पीछे से उसका हौसला बढ़ाया। तभी जियांग फान ने चीखते हुए कहा, सीनियर सिस्टर, अपना पूरा दम झोंक दो, दिल पर कोई भी बोझ मत रखना। आज की जंग में जीत मिले या हार, बाजी तो तुम्हारे हाथों में ही रहने वाली है। नाइन सेक्ट की एक मामूली डिसाइपल होकर भी हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन के टॉप टैलेंटेड लड़की के कल्टीवेशन रेल्म बराबरी कर लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल थी। अब अगर वह यहाँ हार भी जाती है, तो कोई भी उसकी काबिलियत पर उंगली नहीं उठा सकता, बल्कि पूरी दुनिया उसके इस गजब के टैलेंट की तारीफ करती कि वह पवेलियन के सुरमाओं से रत्ती भर भी कम नहीं है। और अगर वह जीत जाती, तो यह पूरे सेक्ट के लिए एक बहुत बड़ा इतिहास होता। सीधा सा हिसाब था, हारेंगे तो हूरेंगे, जीतेंगे तो थूरेंगे। लियू इस गहरे मतलब को बहुत अच्छे से ताड़ गई और उसके दिमाग में जो थोड़ी बहुत घबराहट थी, वह एक झटके में रफू चक्कर हो गई। उसने शांति से अपना सिर हिलाया और पूरे फोकस के साथ नांगोंग को देखने लगी। जैसे ही दोनों तरफ से वार शुरू होने वाले थे, जियांग फान उस मैदान को छोड़कर वापस वांग के पास लौट गया। वांग ने बेहद गुस्से में उसे डांटते हुए कहा,
इतनी बड़ी जंग से ठीक पहले तुम उसे अंदर क्या पट्टी पढ़ा रहे थे? तुम्हें इस बात का डर लग रहा था कि कहीं वो हार न जाए और हार कर अपनी बेइज्जती करा ले। तभी जियांग फान ने बड़े अदब से अपने हाथ जोड़े और कहा, मास्टर, सीनियर सिस्टर ने कल्टीवेशन में बहुत बड़ी प्रोग्रेस की है। वह इस मुकाबले को किसी भी कीमत पर नहीं हारेगी। तभी वांग को सीक्रेट रूम के भीतर उन दोनों के गले मिलने का वो नजारा याद आ गया और वह गुस्से में हंस पड़ा। वांग ने ताना मारते हुए कहा, तब तो मुझे उसकी इस खास प्रोग्रेस के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आखिर इस जियांग फान का दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? वह साफ साफ लियू के पैर की बेड़ी बन रहा था और उसे अपनी गलती का रत्ती भर भी एहसास नहीं था। चेन ने अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, जूनियर ब्रदर, तुम्हारा मतलब यह तो नहीं कि बंद कमरे के भीतर लियू का हाथ पकड़ना उसकी ताकत बढ़ाने का कोई अनोखा तरीका था? सचमुच गजब ढा रहा था। जियांग फान के पास ऐसी बातें करने का जिगरा कहां से आ रहा था? लेकिन ठीक उसी पल लियू ने बिजली की रफ्तार से अपनी स्पिरिचुअल पावर को एक्टिवेट कर दिया। वह पावर किसी उफनते हुए खूंखार सैलाब की तरह चारों ओर फैलने लगी, जिसने सामने खड़े हर शख्स के होश उड़ा दिए। तभी चेन ने हड़बड़ाते हुए कहा, मास्टर, सीनियर सिस्टर की यह पावर कुछ अजीब नहीं लग रही? फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रेल्म का 9th लेवल भला इतना ज्यादा खतरनाक कब से होने लगा? काफी देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने जैसे ही अपना सिर घुमाया, वह दंग रह गया। वांग सदमे के मारे अपनी कुर्सी छोड़कर खड़ा हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह फट चुकी थी और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी वांग ने थरथराती आवाज में बुदबुदाते हुए कहा, कोर फॉर्मेशन। यह तो सीधे कोर फॉर्मेशन रेल्म का प्रेशर है। अगले ही पल वह अपनी बेकाबू खुशी को रोक नहीं पाया। उसकी मुख्य डिसाइपल ने सीधे कोर फॉर्मेशन रेल्म का बैरियर तोड़ दिया था। वह इस सच पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। उसकी डिसाइपल पिछले पूरे 6 महीने से फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 9th लेवल पर अटकी हुई थी। उसने उसे इनर कोर बनाने के लिए अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया था, पर कोई फायदा नहीं हुआ था। लेकिन आज उसने अकेले दम पर इस मुकाम को हासिल कर लिया था। इस अचानक मिली बहुत बड़ी खुशखबरी ने उसके दिल की धड़कनें बढ़ा दी थी। चेन अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न पड़ गया। कोर फॉर्मेशन रेल्म। वह तो मन ही मन यह सोचकर खुश हो रहा था कि वह जल्द ही फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के 9th लेवल पर पहुंचकर लियू के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहां तो लियू ने सीधे कोर फॉर्मेशन रेल्म में कदम रखकर गेम ही पलट दिया था। यह देखकर वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा। पर सिक्के का दूसरा पहलू यह भी था कि अगर वह खुद लियू के काबिल नहीं था, तो जियांग फान जैसा मामूली डिसाइपल तो उसके आसपास भी नहीं टिकता। सिर्फ यही सोचकर उसके दिल को थोड़ी तसल्ली मिल रही थी। वहां मौजूद बाकी के डिसाइपल्स और बड़े एल्डर्स भी इस तगड़े झटके से पूरी तरह हिल चुके थे। तभी तांग ने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मास्टर, क्या हमें अब भी इस मुकाबले को देखते रहना चाहिए? वह तो यहाँ लियू के मूव्स को समझने आया था, ताकि जब वह खुद 9th लेवल पर पहुंचे तो उसे हरा सके। पर यहाँ तो वह सीधे कोर फॉर्मेशन रेल्म की मास्टर बन चुकी थी। अब वह उससे कैसे जीत सकता था? अगर वह अपना लेवल बढ़ा भी लेता, तब भी इस खूंखार पावर के सामने टिकने की उसकी कोई औकात नहीं थी। ग्रेट एल्डर का चेहरा भी इस वक्त पूरी तरह पीला पड़ चुका था। उसने मन ही मन सोचा, यह क्या बकवास है? इसने इतनी आसानी से कोर फॉर्मेशन रेल्म का ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया? कल्टीवेशन का यह लेवल पार करना क्या बच्चों का खेल है? हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन की टॉप क्लास स्पिरिट पिल्स का यूज करने के बाद भी कम से कम 3 गोलियां लगती हैं, तब जाकर कामयाबी मिलती है। लेकिन इस ग्रीन क्लाउड सेक्ट के पास तो वैसी एक भी पिल नहीं थी। फिर लियू ने यह कारनामा कैसे किया? इस कामयाबी के साथ ही सेक्ट मास्टर पिग के पास अब कोर फॉर्मेशन रेल्म का एक नया योद्धा आ चुका था, जिससे वांग का दबदबा पूरे सेक्ट में आसमान छूने वाला था। तभी ग्रेट एल्डर ने अपनी भड़ास निकालते हुए कड़े लहजे में कहा, वह चाहे जिस भी लेवल पर पहुंच जाए, पर नांगोंग के सामने उसकी हार बिल्कुल तय है। आसपास खड़े डिसाइपल्स के बीच भी एक जबरदस्त खलबली मच गई। तभी एक डिसाइपल ने चिल्लाते हुए कहा,
सीनियर सिस्टर ल्यू ने सचमुच उस नामुमकिन बैरियर को तोड़ दिया। अब वह कोर फॉर्मेशन रेल्म की मास्टर बन चुकी हैं। तभी दूसरे डिसाइपल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोर फॉर्मेशन? यह वो खूंखार खाई है जिसे 99% कल्टीवेटर्स अपनी पूरी जिंदगी रगड़ने के बाद भी पार नहीं कर पाते। नाइन सेक्ट की परियों का यह जलवा यूं ही नहीं है। बस एक ही मलाल है कि सीनियर सिस्टर के पास कल्टीवेशन के रिसोर्सेज की बहुत भारी कमी थी। लेकिन सबसे बड़ा पंगा यह था कि उसकी कल्टीवेशन टेक्निक्स नांगोंग के मुकाबले काफी कमजोर थी, वरना इस टक्कर में असली मजा आ जाता। चारों तरफ खड़े डिसाइपल्स का जोश उफान पर था। वे आपस में खुसुर पुसुर कर रहे थे कि भले ही सीनियर सिस्टर ल्यू ने कोर फॉर्मेशन रेल्म का ब्रेक थ्रू कर लिया है, लेकिन मैदान मारना अब भी उनके लिए टेढ़ी खीर होने वाला है। ल्यू का स्वभाव भले ही बहुत शांत और संजीदा था, पर इस ऐतिहासिक पल में उसके भीतर भी एक गजब का गर्व जाग उठा था। उसने अपनी तिरछी नजरों से जियांग पान की तरफ देखा और उसका दिल उसके प्रति गहरे एहसान से भर गया। अब जब उसने नांगोंग की तरफ दोबारा नजरें दौड़ाई, तो उसकी आंखों में जीत का एक पक्का भरोसा साफ दिख रहा था। जियांग फान ने उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया था। वह उसे किसी भी कीमत पर निराश नहीं कर सकती थी। तभी ल्यू ने अपने इरादे फौलादी करते हुए मन ही मन कहा, अब जो होगा देखा जाएगा। उसने बिना कोई वक्त गवाए अपनी म्यान से पर्पल स्वॉर्ड बाहर निकाली और उसे हवा में पूरी ताकत से लहरा दिया। उसकी खूबसूरत कदकाठी ने एक बेहद खूंखार स्लैश हवा में छोड़ा। उस वार से निकली स्वॉर्ड की किसी महीन धागे की तरह चारों तरफ फैल गई और नांगोंग पर सीधा हमला करने के लिए झपटी। उस एक स्लैश का प्रेशर ऐसा था कि ग्रीन क्लाउड सेक्ट के बड़े बड़े महारथी भी पानी मांगने लगे। यह देखकर टांग का चेहरा एकदम उतर गया। उस एक वार को देखकर उसने खुद से सवाल किया, अगर वह मैदान में होता तो शायद इस तबाही को झेलने की उसमें रत्ती भर भी हिम्मत नहीं होती। बाकी के डिसाइपल्स की तो बात ही छोड़ दो, वहां मौजूद हर एक शख्स का दिल अब डोलने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि ल्यू इस बार बाजी पलट सकती है। पर अगले ही पल नजारा कुछ ऐसा बदला कि हर किसी की उम्मीदों पर पानी फिर गया। नांगोंग ने अपने होठ सिकोड़े और एक सातिर मुस्कान बिखेरी। तभी नांगोंग ने मजे लेते हुए कहा, तुम्हारी चालें तो आज भी पिछले साल जैसी ही फुस हैं, सेटर्ड फ्लावर पाम। उसने अपनी मेरिडियंस के लंबे समय से जमा की जा रही पूरी पाम टेक्निक को अचानक सामने की तरफ दे मारा। उसकी स्पिरिचुअल पावर से बना एक बेहद भारी और ठोस हथेली का निशान हवा को चीरता हुआ आगे बढ़ा। ल्यू की घूमती हुई स्वॉर्ड की जैसे ही उस पाम प्रिंट से टकराई, वह बर्फ की तरह पिघलकर गायब हो गई और उस खूंखार पाम प्रिंट का प्रेशर रत्ती भर भी कम नहीं हुआ। वह सीधे ल्यू की तरफ बढ़ता चला गया। ल्यू ने हड़बड़ी में अपनी तलवार को दोबारा घुमाने की कोशिश की। तभी नांगोंग ने एक जोरदार ठहाका मारते हुए कहा, सब बेकार है। यह हमारे हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन की सबसे टॉप लेवल की हाई प्रोफाउंड टेक्निक है, जिसमें मैंने खास तौर पर तुम्हें धूल चटाने के लिए अपने मास्टर से मांगा था। तुम्हारी तलवारबाजी इसके सामने टिक ही नहीं सकती। इतना चिल्लाते हुए उसने हवा में एक लंबी छलांग लगाई और उस भारी पाम प्रिंट को पूरी ताकत से ल्यू की तरफ धकेल दिया। ल्यू का वो स्वॉर्ड मूव उस भारी दबाव के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। नांगोंग के बढ़ते प्रेशर के आगे ल्यू की पकड़ कमजोर पड़ गई और एक करारी चोट के साथ उसकी पर्पल स्वॉर्ड हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। यह देखते ही पूरे मैदान में एक सन्नाटा पसर गया और लोग ठंडी सांसें भरने लगे कि अब खेल पूरी तरह खत्म हो चुका है। बिना हथियार के उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं बचा। सीनियर सिस्टर ल्यू सिर्फ अपनी कमजोर कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से ही यह बाजी हार गई। ग्रेट एल्डर ने राहत की सांस ली और चिढ़ते हुए कहा, जीतने का सपना देख रही थी, क्या बकवास है। इधर वांग के चेहरे पर भी लाचारी और निराशा साफ दिख रही थी। उसकी खुशी का जो गुब्बारा थोड़ी देर पहले फूला था, अब वह पूरी तरह फुस हो चुका था। उसने खुद को तसल्ली देते हुए मन ही मन कहा कि कोर फॉर्मेशन रेल्म का ब्रेक थ्रू करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। अब हार गए तो हार गए। लेकिन जैसे ही उसके मुंह से यह अल्फाज निकले, ल्यू के चेहरे पर एक ऐसी सातिर मुस्कान उभर आई जिसे वह चाहकर भी छुपा नहीं सकती थी।
तभी लियू ने बेहद कड़क लहजे में ललकारते हुए कहा, नांगोंग, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम यह बाजी जीत चुकी हो? नांगोंग का दिल यह सुनते ही एक झटके में बैठ गया और उसे अपने वजूद के भीतर एक बहुत ही अमंगल होने का एहसास हुआ। उसने हड़बड़ी में पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन मुकाबला जीतने की दीवानगी में वह पहले ही लियू के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। इतने कम फासले से पीछे कदम हटाना नामुमकिन था। उसकी सिकुड़ती हुई आंखों के सामने लियू ने एक ऐसी फिंगर टेक्निक का मूव किया जिससे वह पहले से ही बहुत अच्छे से वाकिफ थी। लियू मुस्कुराई और उसने अपनी जिंदगी का सबसे खतरनाक वार सामने दाग दिया। हेवनली रूइंड फिंगर। एक कड़क और जोरदार आवाज गूंजी। बस एक पल के भीतर उस बेहद खूंखार फिंगर फोर्स ने नांगोंग के उस भारी पाम प्रिंट के परखच्चे उड़ा दिए और सीधे उसके सीने पर जा लगी। एक चटकने की आवाज आई। नांगोंग ने अपनी छाती पर जो प्रोटेक्शन गियर पहन रखा था, वह उस खतरनाक वार को झेलते ही चकनाचूर हो गया। भले ही उस कवच ने उसकी जान बचा ली, लेकिन उस वार का बचा हुआ प्रेशर इतना ज्यादा था कि नांगोंग हवा में कई फीट दूर जाकर गिरी। हमेशा शांत रहने वाले वाइस पेवेलियन मास्टर युन का चेहरा यह मंजर देखकर एकदम पथरा गया। उन्होंने फुर्ती से अपनी आस्तीन झटकी और हवा की रफ्तार से आगे बढ़कर नांगोंग को जमीन पर गिरने से पहले अपनी बाहों में संभाल लिया। नांगोंग ने अपने दर्द से तड़पते हुए सीने को जकड़ रखा था। उसकी आंखें पूरी तरह फटी हुई थीं। तभी नांगोंग ने कांपती आवाज में कहा, उसने उसने तो अर्थ लेवल की फिंगर टेक्निक को मास्टर कर लिया है। युन के होश तो नांगोंग से भी ज्यादा उड़े हुए थे। वह अविश्वास भरी नजरों से दूर खड़े जियांग फान को घूर रहा था और उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। तभी युन ने हक्के बक्के होकर मन ही मन बुदबुदाया, यह आखिर कैसे मुमकिन हो सकता है? इस बंदे ने सिर्फ आधे दिन के भीतर हेवनली रूइंड फिंगर जैसी खतरनाक टेक्निक लियू के दिमाग में पूरी तरह उतार दी। इतने कम समय में कोई किसी टेक्निक की रग रग को इस लेवल पर कैसे समझ सकता है? उसी पल पूरे मैदान में एक गगनभेदी शोर गूंज उठा। वहां मौजूद हर एक डिसाइपल पागलों की तरह झूमने लगा। तभी सबने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, सीनियर सिस्टर लियू जीत गई। हमारे ग्रीन क्लाउड सेक्ट ने इतिहास रच दिया। हमने हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के घमंड को पूरी तरह धूल चटा दी है। इस धमाकेदार और अनापेक्षित जीत ने हर एक डिसाइपल के भीतर बेकाबू उत्साह भर दिया था। ग्रीन क्लाउड सेक्ट के एक डिसाइपल ने हेवनली मैकेनिज्म पेवेलियन के सबसे बड़े सुरमा को धूल चटा दी थी। यह एक ऐसी बात थी जो बाकी के 8 सेक्ट्स में आज तक किसी ने नहीं सुनी थी। वहां मौजूद हर एक कल्टीवेटर इस करिश्मे को देखकर पूरी तरह स्तब्ध था। इधर वांग और बाकी के एल्डर्स भी लियू के उस आखिरी फिंगर टेक्निक वाले मूव को देखकर सदमे में थे। ग्रेट एल्डर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अविश्वास से मन ही मन कहा, अर्थ लेवल टेक्निक। भला इसके पास इतनी खतरनाक अर्थ लेवल टेक्निक कहां से आई? इसे यह सीक्रेट आर्ट किसने गिफ्ट की? वह शक की नजरों से सीधे वांग को घूरने लगा। उसे लग रहा था कि खुद वांग ने ही उसे यह सब सिखाया है, पर उसे क्या पता था कि खुद वांग के चेहरे का उड़ता हुआ रंग ग्रेट एल्डर से कहीं ज्यादा गहरा था। वह खुद सोच में डूबा था। लियो के हाथ ऐसा खूंखार खजाना कैसे लग गया और कौन है वो रहस्यमयी कल्टीवेटर जिसने उसे यह कड़क मूव सिखाया है? ठीक उसी पल वाइस पेवेलियन मास्टर युन बेहद उखड़े हुए मूड में आगे बढ़े। तभी युन ने अपने चेहरे की कड़वाहट को छुपाते हुए कहा, सेक्ट मास्टर वांग, मान गए भाई। तुमने अपनी डिसाइपल को बहुत ही कड़क ट्रेनिंग दी है। तुम्हें बहुत बहुत बधाई। हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के नंबर 1 टैलेंटेड लड़की आज ग्रीन क्लाउड सेक्ट के एक डिसाइपल से हार गई। अगर यह खबर बाहर लीक हो गई तो हमारे पेवेलियन की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। वह मन ही मन बुरी तरह जल रहा था कि उसने नांगोंग को इस मुकाबले में उतरने ही क्यों दिया। वांग ने तुरंत अदब दिखाते हुए झुककर सलाम किया। तभी वांग ने माहौल संभालते हुए कहा, वाइस पेवेलियन मास्टर यून, मिस नांगोंग तो बस अपनी दरिया दिली दिखा रही थी। यून के दिल के भीतर का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। उसे अच्छे से पता था कि नांगोंग लियू से नहीं हारी है, बल्कि वह जियांग फान के उस खूंखार टैलेंट से हारी है। अगर उस बंदे का गाइडेंस न मिला होता
तो ल्यू कोर फॉर्मेशन रेल्म का ब्रेक थ्रू करना तो दूर, नांगोंग के सामने दो पल टिक भी नहीं पाते। तभी युन ने एक ठंडी सांस भरते हुए कहा, सेक्ट मास्टर वांग, अब और ज्यादा सीधे बनने का नाटक मत करो। लियू की यह ऐतिहासिक जीत सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे उस जियांग फान की वजह से मुमकिन हुई है। ऐसा नायाब कल्टीवेटर तुम्हारे सेक्ट में होना पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट की सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। यह सुनते ही वांग पूरी तरह से चकरा गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी वांग ने बेहद हैरान होकर पूछा, वाइस पेवेलियन मास्टर युन, कहीं आपको कोई गलतफहमी तो नहीं हुई है ना? हमारे ग्रीन क्लाउड सेक्ट के भीतर पूरे 9 एल्डर्स हैं, लेकिन उनमें से किसी का भी नाम जियांग फान नहीं है। यह बात सामने आते ही सिर्फ युन के ही नहीं, बल्कि पास खड़ी नांगोंग के भी होश पूरी तरह फाख्ता हो गए। वे दोनों अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न पड़ गए। आखिर ऐसी बड़ी भूल कैसे हो सकती थी? जियांग फान खुद वांग के ठीक बगल में खड़ा था, फिर इसमें शक की क्या गुंजाइश थी? तभी नांगोंग ने पूरी तरह भौचक्के होकर पूछा, अगर यह एल्डर नहीं है तो फिर यह बंदा आखिर है कौन? क्या ऐसा हो सकता है कि इसका नाम जियांग फान न हो? नांगोंग की उठती हुई उंगली का पीछा करते हुए वांग ने जियांग फान की तरफ देखा। भले ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि नांगोंग जैसी टॉप लेवल की कल्टीवेटर जियांग फांग जैसे एक मामूली डिसाइपल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है। फिर भी उसने तुरंत उसका इंट्रोडक्शन कराना शुरू किया। तभी वांग ने जियांग फांग को आगे धकेलते हुए कहा, यह मेरा एक बहुत ही साधारण और नाकाम डिसाइपल है, जियांग फान। जियांग फान, आगे बढ़ो और मिस नांगोंग को प्रणाम करो। यह हेवेली मैकेनिज्म पवेलियन की नंबर 1 टैलेंटेड कल्टीवेटर हैं, जिनका मार्शल पाथ पर गजब का होल्ड है। इनकी तरफ से मिला एक छोटा सा गाइडेंस भी तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जियांग फान ने हामी में अपना सिर हिलाया। वह आगे बढ़कर युन और नांगोंग के ठीक सामने खड़ा हुआ और अपने दोनों हाथ जोड़े। तभी जियांग फान ने पूरे सब्र के साथ कहा, वाइस पेवेलियन मास्टर युन, मिस नांगोंग, ग्रीन क्लाउड सेक्ट का यह डिसाइपल जियांग फान आप दोनों को प्रणाम करता है। भले ही वे पहले टकरा चुके थे, लेकिन यह उनका पहला ऑफिशियल इंट्रोडक्शन था। युन बिना पलक झपकाए जियांग फांग को एकटक घूरता रहा। उसकी आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया था। नांगोंग का दिमाग तो इस सच को सुनकर पूरी तरह हैंग हो गया था। वह मन ही मन सोचने लगी, वही जियांग फान जिसने अकेले दम पर एक सिंगल स्लैश से खूंखार बीस्ट को मौत के घाट उतार दिया था और जिसकी स्वॉर्ड की से पूरा आसमान कांप उठा था। वही जियांग फान जो अपनी जादुई स्पिरिट रूट के दम पर पूरे इलाके की स्पिरिचुअल एनर्जी का समंदर एक झटके में खड़ा कर देता है। और वही जियांग फान जिसके पास एक ऐसा मॉन्स्टर लेवल का दिमाग है कि उसने सिर्फ 1.5 घंटे के भीतर अर्थ लेवल की फिंगर टेक्निक को डिकोड किया और आधे दिन में उसे ल्यू के दिमाग में उतार दिया। तुम मुझे यह बताने की कोशिश कर रहे हो कि वह कोई एल्डर नहीं, बल्कि इस सेक्ट का एक मामूली और नाकाम डिसाइपल है। आखिर किस खानदान का नाकाम डिसाइपल ऐसा खूंखार और मॉन्स्टर हो सकता है? युन के हलक में जैसे कोई कंकड़ फंस गया था। वह काफी देर तक हकलाता रहा और आखिरकार उसने अपने शब्दों को बटोरा। तभी युन ने अविश्वास भरे लफ्जे में पूछा, सेक्ट मास्टर वांग, तुम्हारा मतलब है कि यह सिर्फ एक नाकाम डिसाइपल है? वांग को इस वक्त कांटों के बिस्तर पर बैठने जैसा प्रेशर महसूस हो रहा था। वह जियांग फांग के बारे में किसी भी सवाल का जवाब देने से पूरी तरह कतरा रहा था। बिना किसी स्पिरिट रूट का यह डिसाइपल उसके लिए पूरे सेक्ट के सामने एक बहुत बड़ी बेइज्जती जैसा था। लेकिन जब खुद युन ने सीधे पॉइंट आउट करके पूछा, तो उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। तभी वांग ने अपना दिल कड़ा करते हुए कहा, हाँ वाइस पेवेलियन मास्टर युन, यह सचमुच एक नाकाम डिसाइपल ही है। इसने अपनी इस कमतर हैसियत से आपकी आंखों को ठेस पहुंचाई। इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। नांगोंग अपनी जगह पर बिल्कुल बेजान खड़ी थी। उसे वांग की इस बकवास पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हो रहा था। एक ऐसा बेमिसाल और खूंखार डिसाइपल, और यह सेक्ट मास्टर उसे नाकाम कहने की जुर्रत कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अविश्वास के साथ पूछा, सेक्ट मास्टर वांग, क्या यहाँ सचमुच कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है? तभी वांग के चेहरे पर एक अजीब सी झेप आ गई और उसने लाचारी जताते हुए कहा, मिस नांगोंग,
इस सच से अनजान है। मैं जानबूझकर इस डिसाइपल को नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बल्कि हकीकत यही है कि यह बेहद नाकाम है, क्योंकि इसके पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई स्प्रिट रूट ही नहीं है। तभी नांगोंग का मुंह खुला का खुला रह गया और वह चिल्लाने वाली थी, क्या? बिना स्प्रिट रूट का? तो फिर मार्शल सोल हॉल के भीतर, जिसने कई मील दूर तक फैली सिचुएशन एनर्जी का समुंदर एक झटके में खड़ा कर दिया था, वो भयानक स्प्रिट रूट किसकी थी? आपकी। पर इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, युन ने भांप लिया कि राज खुलने वाला है। उसने फुर्ती से आगे बढ़कर उसका मुंह दबा दिया ताकि वह आगे कुछ और न बोल सके। तभी युन ने वांग की तरफ देखते हुए बात को थाम लिया। सेक्ट मास्टर वांग, पिछले कई दिनों से आपकी खातिरदारी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम यहाँ से विदा लेते हैं। हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन की तरफ से भेजे गए नोटिस पर जितनी जल्दी हो सके एक्शन लीजिएगा। वांग ने बड़े अदब से अपने हाथ जोड़े और उन दोनों को उड़ने वाले सारस पर बैठकर जाते हुए देखता रहा। जब वे ग्रीन क्लाउड सेक्ट की सरहद से काफी दूर निकल आए तो नांगोंग ने झटके से खुद को युन की पकड़ से छुड़ाया। वह हाँफते हुए अपनी सांसें दुरुस्त करने लगी। तभी नांगोंग ने चिढ़कर कहा, क्या आप मेरा दम घोंटने की कोशिश कर रहे थे? आपने मुझे वहां सच बोलने से क्यों रोका? युन का पूरा शरीर इस वक्त उत्साह के मारे कांप रहा था। तभी युन ने अपनी आंखें चमकाते हुए कहा, खजाना, हमने अपनी जिंदगी का सबसे अनमोल हीरा ढूंढ निकाला है। एक ऐसा मॉन्स्टर डिसाइपल जिसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर स्प्रिट रूट मौजूद है, और वो अंधा वांग आंखों के होते हुए भी मक्खी निगल रहा है। उसे एक नाकाम डिसाइपल समझ बैठा है। अब जाकर नांगोंग को पूरी बात समझ आई कि युन ने उसे टोकने से क्यों मना किया था। तभी नांगोंग ने पैनी नजरों से देखते हुए पूछा, वाइस पेवेलियन मास्टर, क्या आपका इरादा जियांग फांग को अपने ग्रुप में शामिल करने का है? युन ने खुशी से झूमते हुए जोर से कहा, बिल्कुल। अगर इस होनहार कल्टीवेटर को सही गाइडेंस मिल गया तो यह आने वाले कल में पूरी दुनिया पर राज करेगा। इसका सीधा फायदा मुझे और हमारे हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन को मिलेगा। एक बार यह बिस्ट टाइड खूंखार जानवरों का हमला शांत हो जाए, फिर मैं इसे अपने यहाँ लाने का कोई ना कोई जुगाड़ तुरंत सेट कर दूंगा। नांगोंग को अब सारा खेल समझ आ रहा था, पर उसके मन में एक बड़ा शक पैदा हुआ। तभी नांगोंग ने अपनी शंका जताते हुए कहा, लेकिन क्या होगा अगर किसी और ने उसके इस खूंखार टैलेंट को पहले ही भांप लिया? कौन जानता है कि यह बिस्ट टाइड कब खत्म होगा? और जियांग फांग इतना बेमिसाल है कि लोग उसकी काबिलियत को ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ऐसे में बाजी आपके हाथ से निकल भी सकती है। यह सुनते ही युन के माथे पर भी चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर ऐसा नायाब हीरा कोई और उड़ा ले जाए तो वह गुस्से के मारे पागल हो जाएगा और उसकी जिंदगी के 3 साल वहीं कम हो जाएंगे। तभी युन ने अपने दांत पीसते हुए कड़े लहजे में कहा, जो भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, मैं उससे अपनी आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा। तभी नांगोंग ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, लेकिन क्या होगा अगर खुद वांग को उसकी असलियत का पता चल जाए? यह सुनते ही युन का दिमाग चकरा गया। जियांग फान उन्हीं का डिसाइपल था। अगर वांग को अचानक उसकी इस छिपी हुई पावर का एहसास हो जाता तो वह इतनी बड़ी लॉटरी को अपने हाथ से कभी जाने नहीं देता। कुछ देर गहरे सोच में डूबने के बाद युन ने एक ठंडी सांस ली। तभी युन ने घमंड के साथ कहा, अगर उसे पता चल भी गया तो क्या? उसने जियांग फान को हमेशा एक नाकाम कचरा समझा है। उसे उसका मास्टर बने रहने का अब कोई हक नहीं है। युन के मुंह से उसे जबरदस्ती छीनने की बात सुनकर नांगोंग ने अपनी उंगली दबा ली। वह मन ही मन सोचने लगी कि जब यह सच सबके सामने आएगा तो वांग अपनी इस भयंकर भूल पर खून के आंसू रोएगा। दूसरी तरफ मैदान में वांग ने अपने चेहरे का तनाव पूरी तरह खत्म किया और आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार ठहाका लगाया। तभी वांग ने अपनी छाती चौड़ी करते हुए कहा, लियू, आज तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। लियू ने अपने बिखरे हुए बालों को समेटा। उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह इस सच को बिल्कुल नहीं भूली थी कि आज की यह धमाकेदार जीत सिर्फ और सिर्फ जियांग फान की बदौलत ही मुमकिन हो पाई थी।
तभी लियू ने सीधे शब्दों में कहा, पिताजी, मेरी कल्टीवेशन में यह जो भी प्रोग्रेस हुई है उसका पूरा क्रेडिट जियांग फान को जाता है। तभी वांग के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी त्योरियां चढ़ गई। वांग ने उखड़े हुए लहजे में कहा, उसका क्रेडिट? शुक्र मनाओ कि तुम यह मुकाबला जीत गई। अगर आज सेक्ट की इज्जत मिट्टी में मिल जाती तो मैं उस लड़के की खाल उधेड़ देता। तभी लियू ने बात की गंभीरता को समझते हुए हड़बड़ी में कहा, इस बार सचमुच जियांग फांग ने ही मेरी नैया पार लगाई है। आपको उसे एक बहुत बड़ा इनाम देना चाहिए। उसे अब अंदर ही अंदर इस बात का पछतावा हो रहा था कि उसने जियांग फांग की उस 9th ग्रेड की स्पिरिट रूट का सच अपने पिता से क्यों छुपाया। इसी वजह से उसके पिता जियांग फान को इस कदर हिकारत की नजर से देख रहे थे। लेकिन अब चाहकर भी वह इस राज से पर्दा नहीं उठा सकती थी, क्योंकि जियांग फांग का टैलेंट उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा खूंखार था। अगर ऐसा मॉन्स्टर लेवल का बंदा दुनिया की नजरों में आ गया तो हेवेनली मैकेनिज्म पवेलियन के बड़े बड़े सुरमा उसे सबसे पहले लपकने की कोशिश करेंगे। बाकी के 8 सेक्ट्स भी उसे चुराने के लिए अपना पूरा जोर लगा देंगे, और जो ग्रीन क्लाउड सेक्ट के दुश्मन हैं वे जियांग फान को रास्ते से हटाने के लिए उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए अब यह पूरा मामला उसके कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वांग का दिल इस बात को मानने के लिए रत्ती भर भी तैयार नहीं था। तभी वांग ने चिढ़ते हुए मन ही मन कहा, आखिर इस लड़के के भीतर ऐसी क्या खास बात है जो लियू बार बार उसी का राग अलाप रही है। पर जो भी हो, आज उसकी इस मुख्य डिसाइपल ने न सिर्फ अपना और अपने पीक का दबदबा कायम किया था, बल्कि पूरे ग्रीन क्लाउड सेक्ट का परचम दुनिया के सामने लहरा दिया था। तो भाई लोग, अंधा वांग जिसे मामूली कचरा समझ रहा था, वो तो असल में पूरे ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक मॉन्स्टर निकला। अब जब हेवनली मैकेनिज्म पवेलियन के वाइस मास्टर यून की नजरें जियांग फांग पर टिक चुकी हैं, तो क्या वे उसे जबरदस्ती छीन कर ले जाएंगे? और जब वो वांग को पता चलेगा कि उसने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, तब उसका क्या हाल होगा? यह सब जानने के लिए तुम्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर इस एपिसोड में मजा आया है तो बिना किसी गुस्ताखी के, अरे सॉरी भाई, गुस्ताखी नहीं, बिना किसी देरी के सीधे लाइक बटन को तोड़ दो और कमेंट में अपना फेवरेट कल्टीवेशन का मूव लिख डालो। अगर चैनल पर नए आए हो तो कड़क माना स्वैग के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी के अभी लॉक कर लो। मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए कल्टीवेशन चालू रखो और भौकाल मचाते रहो। बाय बाय, टाटा।